हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अभी रिसेंटली में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक समिट हुई और उस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक शब्द बहुत चर्चा में आया जिसको हम लोग जानते हैं ग्लोबल साउथ। क्या है इस ग्लोबल साउथ में, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके सारे डिमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अगर ग्लोबल साउथ में यूनिटी हो जाए तो पूरी दुनिया का जो ऑर्डर है, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को हम बदल के रख सकते हैं। ये वही वाली कहानी है कि हुकूमत डरा धमकाकर दबाकर आपको बैठाई है और आपकी खूबसूरती देखिए कि आप डर धमक कर बैठे हुए हैं। हुकूमतों को नहीं पता है कि अगर उबाल आ गया इनके विचारों में तो सब इधर का उधर हो जाएगा। पूरी कहानी ग्लोबल साउथ से कुछ इसी तरीके से रिलेट करती है। आपने पहले सूदखोर लोगों को देखा होगा, कैसे लोगों की ज़मीन पे कब्जा करके उनको परेशान करते थे। वैसा ही सेम सिनारियो यहाँ पर चल रहा है। जैसे सब कुछ दिया हुआ किसानों का है इस देश में और किसानों को ही सबसे ज़्यादा उपेक्षित हम मानते हैं, उनको ही सबसे ज़्यादा हम गरीब और ये मानते हैं, जबकि सब कुछ दिया उन्हीं का है। तो ग्लोबल साउथ के साथ यही है, ग्लोबल नॉर्थ ने कुछ ऐसा ही बिहेव किया है हमेशा। सारे डायमेंशन को आज समझने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं, यूनाइटेड नेशन को भी देखेंगे क्या है ग्लोबल साउथ। ये काफ़ी चर्चा में है, जरा भाई इसको देख लेते हैं। एट UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वीक इंडिया सिग्नल्स रीअलाइनमेंट विथ द ग्लोबल साउथ। एस जयशंकर की स्पीच यूनाइटेड नेशन में ढेर सारे मुद्दों पर बात हुई, जिसमें आतंकवाद एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। आतंकवाद के साथ में पाकिस्तान का जो लिंक है वो भी हमको देखने को मिलेगा। यहाँ हम लोग क्लाइमेट चेंज पर भी डिस्कशन करते हैं, जलवायु परिवर्तन, और जो टैरिफ है इस टैरिफ पर भी चर्चा की कि जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा मन मर्जी के जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं इनके पीछे की जो वजह हैं इन पर भी काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ। और एट दी एंड जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा ग्लोबल साउथ रहा, और जिस तरीके के मेजर स्टेप एस जयशंकर के द्वारा यहाँ पर लिए गए वो भी यही इशारा करते हैं कि ग्लोबल साउथ की तरफ अब देखना पड़ेगा। और हाउ कैन इंडिया बिकम दी लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, इस डायमेंशन को भी समझेंगे। एस जयशंकर वन ऑफ दी फाइनेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स में से एक हैं और अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ भी उन्होंने कुछ इसी तरीके की बातें की और एक ग्लोबल साउथ की तरफ पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि अगर ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, ग्लोबल नॉर्थ जो आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं सबको, इनकी हालत कैसी होगी कोई समझ भी नहीं पाएगा। मैं पहले आपको ये डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ। एक मैप आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस मैप में कुछ ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ इसको साइड करना, क्योंकि ये वेबसाइट से लिए गए मैप्स होते हैं सिर्फ समझाने के पर्पज से, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक है, ध्यान रखना। ये दो कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे और सबसे ऊपर जो है ये हमको दिखाई दे रहा है, दिस इज ग्लोबल नॉर्थ, आप इसको ग्लोबल नॉर्थ के नाम से जानते हैं। और नीचे वाले जो लोग हैं आप इनको ग्लोबल साउथ के नाम से जान रहे हैं, जिसमें एशिया है, पूरा अफ्रीका है, आपका ये साउथ अमेरिका है, और ये सेंट्रल जो अमेरिका है ये सेंट्रल अमेरिका, या आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लैटिन अमेरिका है वो लैटिन अमेरिका इसमें आता है। साउथ अमेरिका है, इसमें पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, और एशिया में चाइना इंक्लूडिंग। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपका जापान, ये सब चले जाते हैं कहाँ पर बच्चे, आप लोग कह देंगे ये ग्लोबल नॉर्थ में जाते हैं। अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूं, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, ग्लोबल नॉर्थ वो हैं जो विकसित हैं, जिन्होंने अपनी डेवलपमेंट के कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए हुए हैं, ये विकसित देश हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब है कि ये पिछड़े देश जिनको बोला गया, पिछड़े या अभी ढेर सारे सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, इनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज भी इनको ही कहा जाता है। जब कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो दो ध्रुव बने, एक अमेरिका एक रशिया, इनमें भी कुछ थर्ड वर्ल्ड, मतलब हमको इतनी तौहीन की नज़रिए से देखा जाता है इन ग्लोबल नॉर्थ के द्वारा, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जबकि इनको नहीं पता है कि जो 85%, पूरी जो 85% आबादी है वर्ल्ड की, ये 85% यही है, यही। और अगर ग्लोबल साउथ अपने आप को एक यूनाइटेड कर ले, मतलब ये सभी देश आपस में ट्रीटी कर लें, ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश कर लें,
और बायकॉट करना शुरू कर दें ग्लोबल नॉर्थ का, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सैंक्शन ही लगाएंगे, मिसाइल की धमकी देंगे, मिसाइल चला तो नहीं सकते हैं, एटम बम चला तो नहीं सकते हैं, सिर्फ धमकियां ही देंगे। और ये सभी लोग अगर यूनाइटेड हो जाते हैं, इसमें इंडिया चाइना लीड करते हैं, यहाँ से रशिया को तो बुला ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, रशिया तो आ ही जाएगा क्योंकि उसका भी कुछ हिस्सा एशिया में आता है ना। और अगर ये लीड करना शुरू कर देते हैं तो ग्लोबल नॉर्थ को कहाँ अलग थलग हम देखेंगे, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ग्लोबल साउथ का एक्चुअली मतलब है कि दक्षिण के ये वो अविकसित, एक समय अविकसित देश थे, अब सबके सब विकासशील देश हैं। इन विकासशील देशों को हम लोग ग्लोबल साउथ कहते हैं, अपनी सामाजिक आर्थिक चैलेंजों से लड़ रहे हैं। हालांकि इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये विश्व कल्याण पर फोकस होते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। सबसे खतरनाक बात क्या है, क्लाइमेट चेंज किसकी देन है? सारे के सारे डेवलप कंट्रीज की, उसमें स्पेशली ब्रिटेन और अमेरिका ने इंपॉर्टेंट क्रूशल रोल प्ले किया है, और पिछले कुछ समय से चाइना का भी उसमें रोल है, बट चाइना तो अभी भी डेवलपिंग कंट्री ही है, वो अपने आप को कहता है। इन लोगों ने रिसोर्सेज को यूज़ किया, संसाधनों को यूज़ किया, अपने आप को वेल एस्टेब्लिश किया और जितना जीएचजी गैसों का इमिशन कर सकते थे किया, और एक बहुत ही बड़ा संकट हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है, उसको आप लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। अब ग्लोबल साउथ को डेवलप बनने के लिए अपने रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा, और उसकी कॉस्ट भी क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट ऑलरेडी वर्स्ट कंडीशन में है, अब ये लोग ग्रो कर रहे हैं तो अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं और खराब हालत में जाता जा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तैयार नहीं है, सब कुछ इन पर छोड़ने के लिए तैयार है। हमने बसा दिए हैं शहर पहले से, अब तुम गांव बसाने की कीमत खुद अदा कर लो। ये इनकी ऐसी वाली कहानी है कि पहले जो शहर बसे थे वो गांवों की कीमत पे बसे थे, गांवों को बर्बाद करके। अब तुमने गांव बसाने हैं तो शहरों को बर्बाद करने की कीमत भी तुम चुकाओ, ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं। और ग्लोबल साउथ के साथ दिक्कत क्या है कि ग्लोबल साउथ इतना डिस्टर्ब है, इतना बटा हुआ है कि ये लोग यूनाइटेड ही नहीं हो पाते। जैसे यहाँ पर कई सारे, आप लोग कह सकते हैं कई सारे ध्रुव हमको देखने को मिलेंगे, जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील, ठीक है, लैटिन अमेरिका, ये सब क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट पोल हैं, इनके सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं और ये टाई अप हैं दूसरी कंट्रीज के साथ और उनके अकॉर्डिंग ही चलने की कोशिश करते हैं। पर अगर ये सब लोग साथ में आ जाएं तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है। जो पूरा ग्लोबल नॉर्थ अपने आप को बहुत डेवलप्ड और बहुत एडवांस बनाता है, उनको समझ में आ जाएगा कि दिक्कत कहाँ है। तो व्हाट इज द ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, आपको क्लियर होगा। अब पिछले कुछ समय से इंडिया का रोल यही है कि इंडिया चाह रहा है कि ग्लोबल साउथ को एक पावर के तौर पे इमर्ज करे। हालांकि 3-4 महीने पहले हम भी इतना एक्टिवली इस पर बात नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमारे टाई अप अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे थे और ग्लोबल नॉर्थ में सबसे जो बड़ा प्लेयर है वो अमेरिका है। अब अमेरिका ने टैरिफ वॉर छेड़ दिया है और अक्सर उन्हीं देशों पर लगाया है जो डेवलपिंग नेशन है, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, इन सब पे ही तो लगा रहा है वो। तो अब उस समय आ गया है कि ये देश अगर एक साथ अपने पर्सनल इंटरेस्टों को थोड़ा सा सॉल्व कर लें, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, जो भी मरीन डिस्प्यूट हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, इनको सॉल्व करके यूनाइटेड हो जाएं। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे पास सार्क है, आसियान है, ठीक है, अफ्रीकी कंट्री से भी हमारे बहुत सारे टाई अप हैं। ये सब लोग यूनाइटेड होकर एक ग्रुप बना दें तो ग्लोबल नॉर्थ को पूरे तरीके से साइड किया जा सकता है। और भारत और चाइना के पास वो मौका है कि पूरी दुनिया की दो बड़ी पावरफुल कंट्री बन के इमर्ज हो सकते हैं और अमेरिका को पूरा साइडलाइन किया जा सकता है इसके थ्रू। हालांकि इसके ढेर सारे चैलेंजेस हैं। ट्रेड सैंक्शंस हमको देखने को मिलेंगे, एटॉमिक अटैक की धमकियां हमको देखने को मिलेंगी और बहुत सारे और सैंक्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो बहुत डिफरेंट हमको देखने को मिलेगा। पूरे ग्लोबल नॉर्थ को हिला के रख सकते हैं। अगर ये पूरे तरीके से मार्केट बंद कर दें ग्लोबल साउथ पूरे नॉर्थ का, तो पूरी नॉर्थ की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी और जो लोग आज आंख दिखाते हैं इन सबको आंख नहीं दिखा पाएंगे। तो ग्लोबल साउथ क्या है, आप इसको समझ गए होंगे। इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया इसको कैसे बेहतर बना सकता है सबके बीच में, क्योंकि इंडिया पे लोग ट्रस्ट करते हैं। वाई इंडिया, वाई नॉट चाइना? इंडिया पे लोग ट्रस्ट करते हैं और हमारी पॉलिसी नहीं है कि किसी को परेशान करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ये सब वो लोग हैं जो कॉलोनियल रूल इन्होंने किया है या जल्दी आज़ाद हो गए और इन सबको बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली और अभी धीरे धीरे विकासशील होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज ग्लोबल साउथ? यहाँ पे लिखा हुआ है कि विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का मुख्यतः एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पैसिफिक द्वीप के राष्ट्र हैं। ऐतिहासिक रूप से इनको तीसरी दुनिया कहा जा गया है, लेकिन आज यह शब्द राजनीतिक और आर्थिक एकजुटता को दर्शाता है।
ये देश सामूहिक रूप से यूएन में सुधार की मांग करते हैं, न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की बात करते हैं, जलवायु विकासशील देशों की आवाज को बढ़ाने की मांग करते हैं। यूनाइटेड नेशन को जब इस्टेब्लिश किया गया था, इसका पर्पस था पूरी दुनिया में पीस, जस्टिस और इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करना। यूनाइटेड नेशन खुद के साथ ही इक्वलिटी इस्टेब्लिश, मतलब खुद के साथ ही जस्टिस नहीं कर पा रहा है। 1945 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना, स्टिल वैसा के वैसा चल रहा है। भारत के संविधान 1949 को बनकर तैयार हुआ था, पार्शियली लागू हुआ था। अभी हम लोग ढेर सारे उसमें अमेंडमेंट, ढेर सारे संशोधन उसमें कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, पर इसमें संशोधन नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? वो P5 कंट्रीज, ये लोग सुधार की बात करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि P5 के पास वीटो पावर है और किसी भी चीज़ को अप्रूवल कराने के लिए, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए यूनाइटेड नेशन में P5 की अग्रीमेंट चाहिए, सहमति चाहिए, क्योंकि उनके पास वीटो पावर है। इसीलिए वो उसमें रिफॉर्म की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया, ब्राज़ील, अफ्रीका, अफ्रीकी यूनियन अगर इनको मौका दे दिया उसमें हिस्सा बनने का, तो फिर इनकी आवाज़ और इनका एरिया बड़ा हो जाएगा। जो अपनी मनमानी करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, किसी भी देश पर सैंक्शन लगा देते हैं, वो नहीं लगा पाएंगे, तो वो सुधार की बात नहीं करते। तो ये जो देश है ना, ये सब इन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, पर ग्लोबल नॉर्थ बात ही नहीं कर पाता है। भारत अभी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहा है इसमें, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के द्वारा एक क्रूशियल रोल प्ले किया जा रहा है इसमें। तो भारत की भी कोशिश ये है कि कैसे भी करके इस ग्लोबल साउथ को एक्टिव किया जाए और इसकी लीडरशिप ली जाए। और हमने कुछ स्टेप भी इसमें लिए हैं, जैसे हाई लेवल वीक में 30+ द्विपक्षीय बैठकें और कई बहुपक्षीय बैठकें की। इनमें आधे से अधिक संवाद ग्लोबल साउथ देशों के साथ रहे, हमने इनके साथ बातें की। इजराइल गाजा युद्ध की आलोचना, शांति बहाली की अपील की। अमेरिकी नेतृत्व वाले व्यापार संकट, प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, इन सब पर चिंता बताई। और संयुक्त राष्ट्र में सुधार, यूएन रिफॉर्म्स की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। यूएन पर हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक ऐसी संस्था बन चुकी है जिसमें सुधार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हो पा रहा है। और इससे बड़ा इंजस्टिस कोई नहीं हो सकता। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया का सबसे शानदार एक देश भारत उसका हिस्सा नहीं है। छुटके छुटके से देश जिनकी आबादी 20-20, 30-30 करोड़ है, वो उसके हिस्सा हैं और वो कह रहे हैं हम पूरी दुनिया को लीड करेंगे। लेकिन भारत, ब्राज़ील, अफ्रीका, अफ्रीकी यूनियन इनको सदस्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनकी आवाज़ आ जाएगी, फिर पूरी दुनिया में इक्वलिटी, पीस और जस्टिस इस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा। तो ये वो देश हैं जो सुधार की मांग कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुपक्षीय समूह और भारत की भूमिका, भारत ने विभिन्न ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म में सक्रिय भूमिका अदा की है। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका प्लस नए सदस्य देश बहुपक्षीय दुनिया की पैरवी की। इप्सा, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका लोकतांत्रिक वैश्विक दक्षिण सहयोग, इस ग्रुप के साथ मीटिंग की। इंडिया, सीलेक, लैटिन अमेरिका देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पर बात की। इंडिया, सीका, मध्य अमेरिका के साथ क्षेत्रीय सहयोग। हमने जितने भी ग्लोबल साउथ के रीजनल कॉपरेशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ बैठक की, मीटिंग की। और हम चाहते हैं कि अब रिफॉर्म हम लेकर आए, ध्यान रखना। इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत होगी इंडिया के लिए, कैसे उसको भी समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुधार की आवश्यकता है, बिल्कुल जरूरत है। ये 1945 में बना और 1945 की जो परिस्थितियां थी वो अलग थी। 1945 से इसमें 5 भी, मतलब चाइना बाद में शामिल हुआ, और 10 इसमें टेम्परेरी मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर और 10 टेम्परेरी। ये 5 मेंबर के पास वीटो पावर है और अब इसका दायरा बढ़ाने की बात करते हैं। भारत, ब्राज़ील जैसे देश पर ये सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि सभी लोगों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है, सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी ज़रूरत है रिफॉर्म की इसमें। और इसके बाद पूरी दुनिया में आपको पीस एंड सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी अगर इसमें सुधार हो जाते हैं। तो 1945 में बना और अभी भी ये लोग इसमें सुधार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत बार बार मांग कर रहा है और सभी ग्लोबल साउथ अगर एक साथ आ जाए। अब ग्लोबल साउथ में भी दिक्कत है कि चाइना भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा देश आए P5 में, क्योंकि चाइना तो है, वो नहीं चाहता कि इंडिया आए। इंडिया आएगा तो उसके ढेर सारे जो मंसूबे हैं उन पर पानी फिर जाएगा। तो इनमें जो दिक्कत है, इन दिक्कतों को समाधान निकाल के ग्लोबल साउथ एक बहुत बड़ा ग्रुप बन सकता है और पूरी दुनिया को दिशा दिखा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके ढेर सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे एक तो जो मनमानी चलती है अमेरिका की, आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। पूरी दुनिया में जो इनइक्वलिटी हमको देखने को मिलती है, कहीं भी किसी पर भी अटैक हो जाता है, हम अगर उसका हिस्सा होंगे या एक बहुत बड़ी आवाज़ बन के निकलेंगे
तो उसको रोक पाएंगे इनजस्टिस को, और पूरी दुनिया में पीस को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक विन होगी। इंडिया एक वर्ल्ड पावर का और इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनेगा। जो वर्ल्ड अभी 2-3 हिस्सों में बटा हुआ है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड और बनेगा। इससे पूरी दुनिया में हमको शांति और प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्टिकल आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ यूनाइटेड होकर ग्लोबल नॉर्थ को डिसइंटीग्रेट कर सकता है या उनको अलग थलग कर सकता है, और एक नई दुनिया, जिसको हम लोग कहते हैं कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, वैसी बना सकते हैं। और भारत अगर सभी देशों से बातचीत करके इनके बीच में मीडिएटर की भूमिका निभा के इस ग्लोबल साउथ को पावरफुल बनाने में हेल्प करता है, तो फिर ये इंडिया आगे आने वाली जो समय है उसकी पूरी दुनिया का लीडर बनेगा। और इसकी सबसे ज़्यादा जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं इनको ही। तो अगर ये आर्टिकल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस पर अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा, इसको शेयर करिएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिएगा। फिर आपसे करते हैं मुलाकात, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।